जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से ICAR टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत साइंस की क्लासें और मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपको ICAR एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। साथियों, आप सभी जानते होंगे ICAR एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है वो निम्न प्रकार है। मैथ 25 अंक, दैट मीन्स 25 क्वेश्चंस आएंगे मैथ के। ठीक है। साइंस के जो हैं वो 25 क्वेश्चंस आएंगे। सोशल साइंस SST के जो हैं वो 25 क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ जनरल स्टडी प्लस करंट अफेयर्स के जो हैं 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो तैयारी कराई जा रही है करंग बैच के द्वारा, KRANG करंग बैच के द्वारा, उसके अंतर्गत साइंस की क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं, मैथ की क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं, सोशल साइंस की क्लास जो है जहां तक है संभावना है कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है। और बात करूं सोशल साइंस के बारे में तो इसकी क्लास जो है मैं स्वयं ले रहा हूँ। और आप विश्वास रखिए, मेरी क्लास को लेने के बाद आप 25 क्वेश्चंस में से, अगर 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उसमें से 22 क्वेश्चंस जो हैं आप बिल्कुल सही कर रहे होंगे। आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, इसलिए लगातार हमारे जो बैच, जो हमारा कोर्स चल रहा है वो 5 फरवरी से चल रहा था। सोशल साइंस की क्लासें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा कंटेंट जो है उसके जो जानकारियां हैं उनको एकत्रित करने में लगा था, जिससे बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए सोशल साइंस में। क्योंकि मैथ तो आप पढ़ते ही हैं, लगातार ज्यादातर कंपटीशन में आपको मैथ मिलेगा ही देखने को, और साइंस भी मिलेगा, लेकिन सोशल साइंस जो है इसमें अलग से जोड़ा गया है। तो सोशल साइंस मेजर सब्जेक्ट है और ये हमारी नंबर आना है, हमारा एग्जाम क्लियर होना है या नहीं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सोशल साइंस। तो इसकी क्लासें कल या परसों से 1 या 2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और मैं आपको बेस्ट कंटेंट इसमें दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स के बारे में। तो मैं यहाँ बता दूं, हमारे कोर्स में मैथ की क्लासेस प्रॉपर कराई जा रही हैं, साइंस की प्रॉपर क्लासेस कराई जाएंगी और सोशल साइंस की प्रॉपर क्लासेस कराई जाएंगी। तो 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस की लगभग तैयारी जो है हमारी जो कोर्स है उसके द्वारा लगातार आपको कराई जा रही है। बात करें जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स के बारे में, तो जनरल स्टडी आप जानते हैं एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है। उसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, एनवायरमेंट, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो जनरल स्टडी के अंतर्गत आते हैं। जबकि करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका भी जो विस्तार क्षेत्र है बहुत ज्यादा है। तो जनरल स्टडी में हम जो है कैसे अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय तो लगभग कम है। भाई एग्जाम, जो टेक्नीशियन का जो एग्जाम था वो होने वाला था 25 फरवरी से 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। ड्यू टू कोविड उसे पोस्टपोन कर दिया। और हमने जो हमारा जो चैनल ओपन हुआ है आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही हुआ, जैसे ही हम लोगों ने देखा टेक्नीशियन के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, हमारी टीम के माध्यम से हमने आपस में बातचीत करने के बाद यह डिसीजन लिया कि जो ICAR है उसकी हमारी जो टीम है वो बेस्ट टीम है, इसलिए हम ICAR बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सबसे पहले जो लॉन्च किया है वो ICAR और लेखपाल बैच, 2 बैच हमने लॉन्च किए हैं। अगर आप में से कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो वह भी हमारे चैनल के माध्यम से लेखपाल की तैयारी कर सकता है। लेखपाल के अंतर्गत हिंदी की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही हम मैथ की क्लासेस भी कराएंगे और ग्रामीण परिवेश, इनकी क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे होंगे जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट घोषित नहीं हुई है। चूंकि ICAR एग्जाम लगभग 1 से 1.5 महीने में होने की संभावना है, तो इस एग्जाम को हम फोकस कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। जनरल जो स्टडी है उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका हम स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जो जनरल स्टडी है उसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स में भी हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्लस प्रैक्टिस, प्लस प्रैक्टिस।
क्योंकि जनरल स्टडी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसे हम एक महीने में कंप्लीट नहीं करा सकते। अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी को कराने बैठेंगे तो 3-3 महीने लगभग पॉलिटी और ज्योग्राफी में ही लगेंगे एक सब्जेक्ट को कराने में। तो हम टॉपिक्स जो भी इंपोर्टेंट ICAR एग्जाम के लिए होंगे, हम टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे होंगे जनरल स्टडी की। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस बेस पर भी जो करेंगे, प्रैक्टिस सेशन के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनके आधार पर भी जो है हम तैयारी कर रहे होंगे। सेम प्रोसेस जो होगा वो करंट अफेयर्स में होगा। आई होप समझ रहे हैं कैसे हमें तैयारी करनी है। 75 नंबर तो आपके बिल्कुल 75 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो ठोस कराए जा रहे हैं, इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे। आप विश्वास रखिए, जो भी हमारे द्वारा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जो भी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उन टॉपिक्स से ही आपको सवाल मिलेंगे देखने को। और आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी टीम, जैसे कि आपको जब बताया गया होगा तो कहा गया होगा, हम आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। आपको सिर्फ हमारे साथ मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम आपके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वही बेस्ट करेंगे। ठीक है, आपके जो भी सुझाव होंगे वो अपेक्षित रहेंगे कोर्स के दौरान। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। एक बार ओवरव्यू जो है वो देना जरूरी होता है कोई भी क्लास करने से पहले। आप लोगों ने मुझे शायद पहली बार देखा होगा, अभी तक आप केमिस्ट्री की क्लासेस और फिजिक्स की क्लास और मैथ की क्लास देख चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ICAR के अंतर्गत, ICAR एग्जाम के अंतर्गत मैं आपको सोशल साइंस करा रहा हूंगा। और क्या कराऊंगा, जनरल स्टडी प्लस करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज। दो जो टॉपिक हैं वो मैं करा रहा हूंगा। साथ ही साथ कोई भी अन्य जो भी पाठ्यक्रम या अन्य जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, आपको किसी अन्य टीचर से समझने में दिक्कत होती है, तो हम लगातार टीचर्स जो है वो आपके लिए बेस्ट टीचर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइएगा। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए ये सारी चीजें समझाना भी जरूरी है। आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। आप किसी भी संस्थान या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए उनका जो रोड मैप है वो किस प्रकार से है। तो मैंने आपको एक रोड मैप समझाया है। कोई भी सुझाव आपका होगा वो अपेक्षित रहेगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम, कहीं भी जहां आप चाहें वो वहां मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने कोर्स की क्वालिटीज में आपको बता दूं, हालांकि आपको पता ही होगी। ठीक है, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए हमारा जो लोगो है वही है कि अगर आप बेस्ट कंटेंट से जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, कंटेंट से अगर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। डेली क्लास PDF आपको दी जाएगी। तो दो चीजें आप समझ गए होंगे, एक तो क्या है कि बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, डेली क्लास PDF आपको मिलेगी, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। सेम एज ए टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा। आज मान लीजिए आज मैं संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करूंगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है, तो उन सभी पर चर्चा जो है हम उन सभी पर प्रैक्टिस जो है हम क्या कर रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डाउट ग्रुप भी जो है, अगर आपका हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इशू है, आपकी तैयारी को लेकर कोई भी इशू है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। आपके हर प्रकार के जो भी इशू होंगे सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारी टीम आपके लिए जो भी हेल्प कर सकती है हमेशा आपके लिए तैयार है। तो आप इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप ICAR की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे जो कोर्स की क्वालिटी हैं। मैं आपको कोर्स की क्वालिटी इसलिए बता रहा हूं कि आपको जिस भी टीचर से या जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं वहां आपका विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। मैं यहाँ खड़े होकर जो भी शब्द आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, उतनी सारी चीजें की जाएंगी हमारी टीम के द्वारा। लगातार हमारी टीम जो है आपको बेस्ट देने का प्रयास कर रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल स्टडी में पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज? हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हमारा टॉपिक है। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक रहेगा। डिटेल में हम टॉपिक के बारे में जानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी 2 क्लासेस को देखने के बाद, क्योंकि हम समय को थोड़ा कम रखेंगे वीडियो में, तो जो अनुसूची है उनसे रिलेटेड 2 आपको वीडियो मिलेंगी। दोनों वीडियो को देखने के बाद किसी भी आप एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप उस सवाल को कर रहे होंगे। विश्वास रखिए इस बात को, क्योंकि विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो याद रखिए भारतीय संविधान में मूल संविधान में 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको याद रखना है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। चूंकि आपका एग्जाम की डेट को पोस्टपोन किया गया है, तो मैं आशा रखूंगा इतनी चीजें आपको पता होंगी कि अनुसूची क्या होती है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है। कभी अगर हम किसी अन्य कोर्स पर चर्चा कर रहे होंगे तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ पॉलिटी का कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा अगर आप हमारी क्लासेस को लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूची थी। यहां मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अनुसूची जो है वो हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स की जो संख्या है 395 है, आप सभी जानते होंगे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिए अनुच्छेद कहीं कहीं आपको 450 देखने को मिलेंगे, 448 देखने को मिलेंगे, 465 देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। और भागों की भी जो संख्या है वो कहीं कहीं आपको 25 देखने को मिलेगी। तो गणना की दृष्टि से अगर बात करें 25 सही आंसर होगा भागों में। भाग 22 और 25 दोनों अगर ऑप्शन में मिलता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 हैं और 25 दोनों ऑप्शन में अगर आपको मिलते हैं, तो वहां आपका जो राइट आंसर होगा 22 ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर 22 नहीं दिया है तो 25 आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज भी आप याद रखेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बात की जाए वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां। यह क्या बात होगी भाई? पहले तो 8 थी, अब 12 हो गई। ओ भाई 4 बढ़ गई। आप जानते होंगे कि 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 के तहत अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो संविधान में संशोधन करने के लिए कहता है कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत करेंगे। और आपको पता होगा संविधान में कोई भी नई चीज जोड़ी जाती है तो वो संविधान संशोधन करके जोड़ी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? हमने प्रस्तावना पढ़ी है, अखंडता शब्द हमने पढ़ा होगा। मूल संविधान की प्रस्तावना में क्या अखंडता शब्द था? आप कहेंगे नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। कौन से संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन। इसका मतलब संविधान में अखंडता को जोड़ना था, प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ना था। तो क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। किस आर्टिकल के तहत किया गया? 368 आर्टिकल के तहत किया गया। अरे भाई ये समझे आप? क्या समझे कि भाई यहां से समझ गए, अगर संविधान में कुछ भी जोड़ना है, अगर संविधान में कुछ भी जोड़ना है
हमें ऐड करना है तो क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ओ भाई संशोधन करना है तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, 368 आर्टिकल के तहत करेंगे। अब यहां देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, सॉरी ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूची बढ़ गई। भाई 8 से 12 हो गई तो 4 बढ़ गई ना। अगर 4 बड़ी हैं इसका मतलब 4 क्या होंगी, जोड़ी गई होंगी। और मैंने आपको बताया संविधान में कुछ भी जोड़ना है, संविधान में कुछ भी सम्मिलित करना है तो क्या करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 4 अनुसूची जो जोड़ी है ना भाई, 8 से 12 हो गई, जो 4 जोड़ी है ना वो संविधान संशोधन करके जोड़ी होंगी, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई होंगी। तो जो 4 अनुसूची संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं, जो 4 अनुसूची संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं वो हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो 4 अनुसूची संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं उन्हें हम डिटेल में जान रहे होंगे। तो मैंने आपको अभी तक क्या चीजें बताई हैं, मैंने आपको यहाँ बताया है कि मूल संविधान में अनुसूची शेड्यूल कितनी थी, भाई 8 शेड्यूल थी। वर्तमान संविधान में कितनी है, 12 शेड्यूल है। मैं आपको बता चुका संविधान में कुछ भी जोड़ना है तो संशोधन करना होगा। इसका मतलब 8 से 12 हुई है, 4 बड़ी हैं, 4 बढ़ गई तो संविधान संशोधन करके ही जोड़ी गई होंगी। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं इतनी जोर देके कि एक बार अगर आप समझ गए तो कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी टाइप का सवाल होगा आप यहां से करके ले जाएंगे। और हमें एग्जाम में सवाल करना है, हो सकता है 10 या 5 मिनट की वीडियो ज्यादा चली जाएगी, लेकिन मेरा जो फोकस है आपको फैक्ट याद कराने पर नहीं है, आपको चीजें क्लास में समझ में आए, आप क्लास को देखकर कहें कि हाँ मैंने आपको कुछ समझाया है, वही मेरे लिए बेस्ट है। आपकी जो कमेंट हैं, आपकी जो लाइक्स हैं, वही मेरी क्या है, मोटिवेशन का कार्य करते हैं। एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, एज ए लर्नर, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि आपको चीजें समझ में आए, आपकी चीजें फायदे में आए, आप एग्जाम में बैठे तो चीजें आपको लगे कि हाँ आपने पढ़ी थी। इसलिए मैं यहाँ इतना फोकस दे रहा हूँ, वरना मैं भी आपको सीधे बता देता 8 अनुसूची थी मूल में और वर्तमान में 12 हैं और बात खत्म हो जाती। लेकिन चीजें समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो 8 से 12 कैसे हो गई, सारी चीजें पता हो गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचियों के बाद कि किस किस अनुसूची में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। याद रखिए हमारे संविधान में अनुसूचियों को इसलिए जोड़ा गया था कि आर्टिकल्स तो हमारे पास 395 हो गए। अगर हम और ज्यादा चीजें हमें और बहुत सारे कानून हमें ऐड करने थे, तो अगर हम आर्टिकल्स और ज्यादा बड़े करते तो हमारा संविधान बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो जाता, बहुत ज्यादा कठिन। भाई 395 अनुच्छेद ही याद रखना बहुत बड़ी बात है, और फिर तो वो 500 प्लस जाते। इसलिए अनुच्छेदों की संख्या कम रहे, हमारा संविधान क्लिष्ट ना हो, कठिन ना हो, इसलिए हमने अनुसूचियों को जोड़ा गया। इसे हम इन्हें सब आर्टिकल की संज्ञा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है बात करते हैं अब। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, आइए जानते हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें, देखिए प्रथम अनुसूची जो है वो राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख के नहीं लाया हूं, लिख रहा हूं, जिससे कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्लास नोट्स जो है मेरे साथ साथ बनाएंगे। और मैं बिल्कुल जो भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी क्लास को देख रही होंगी, मैं आशा करता हूं वो मेरी सारी चीजों को नोट करेंगी। आपको सवाल यहां से ही देखने को मिलेंगे। राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया, पहली अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यों के नाम से संबंधित है, उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ भाई जो दिल्ली है ना, दिल्ली जो कोलकाता है ना, जो उत्तर प्रदेश है ना, उन सभी का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? अब यहां से याद रखिए, वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 7 है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, तो कोई मेरा छोटा भाई ऑप्शन में मिलेगा 29, 28, 27, 30, तो मेरा छोटा भाई आंसर लगा के आ जाएगा 29। और जब घर आकर पूछा जाएगा भाई इसका आंसर क्या लगाइए, तो बहुत सरल सवाल था, कर दिया होगा, तो आप कहेंगे जी भैया जी मैंने इसका आंसर लगाया, इसका तो 29 आंसर है। लेकिन जैसे ही आप इसे चेक आपका बड़ा भाई या छोटा भाई देखेगा और कहेगा अरे भैया ये तो आपने गलत कर दिया, राज्य तो 28 हैं, 29 तो पहले थे, आपने अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं किया। कैसे मैं आपको बताऊं? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9, 7, 8, 10। तो मेरा जो भाई है एग्जाम में वो 9 लगा कर आएगा, उसने अपडेट नहीं किया था अपने आप को, उसे तो पता था भाई 29 राज्य हैं और 9 बहुत पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाई जब 29 राज्य थे तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसे तो इतना ही पता है। तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत। घर आके देखेंगे अरे भाई पास, और पता चला आपका जो एग्जाम था 80 नंबर पे मेरिट थी और आपके 79 नंबर थे, 1 नंबर से आप रह गए, और वही 1 नंबर जो आपने सही से नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो थे वो 29 राज्य थे, पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। सॉरी हाँ 8 होगा, ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आप सभी जानते होंगे आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो जम्मू कश्मीर को 2, जम्मू कश्मीर राज्य था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश, 29 थे, 1 राज्य को 2 में बदला है। इसका मतलब राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? राज्यों की संख्या तो 28 हो जाएगी, और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 है ना, इनमें 2 जुड़ जाएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ गए भाई? 29 राज्य थे, 1 राज्य कम हुआ है, तो 28 राज्य बचे हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 1 राज्य को 2 यूटी में बदला है, तो 9 यूटी हो गए। अब आपने पढ़ लिया भाई 9 यूटी हैं, ऑप्शन में 9 लगा के आ जाओगे, वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आप सभी जानते होंगे दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जो है आपस में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 9 थे, 2 को 1 में मिला दिया, 2 को 1 में मिला दिया, तो -1 कितना हो जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पढ़ने के लिए तो आप इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मेरी क्लास को लेने के बाद किसी भी एग्जाम के सवाल को उठा लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए तो कहिएगा, कहीं के भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, नहीं हो सवाल आप मुझे कमेंट करके बताइए नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं, द्वितीय अनुसूची। अगर बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची का जो संबंध है वो वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों से संबंधित है, परिलब्धियों से संबंधित है, परिलब्धियों से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। जबकि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों से संबंधित है। किसके वेतन भत्ते? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संघ के मंत्री के वेतन भत्ते, इन सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में मिलता है। और यहाँ से केवल सवाल पूछा जाता है कि अनुसूची 2 में किसका उल्लेख मिलता है, तो वेतन तथा भत्तों का जो उल्लेख है
वो अनुसूची 2 में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। देखिए तीसरी अनुसूची जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तीसरी जो अनुसूची है, देखिए मैं लिख जरूर बोर्ड पर रहा हूं हिंदी में, लेकिन बोल इंग्लिश में ही रहा हूं। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? आइए जानते हैं। देखिए तीसरी अनुसूची का जो संबंध है ना, वो शपथ से है। शपथ से है, पद की शपथ से। इंपॉर्टेंट है, समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल किस तरीके से पूछे जाने की संभावना है। देखिए पहला सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसके पद की शपथ का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो आपको याद रखना होगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किन किन की शपथ का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ किन किन की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता। दोनों सवाल इंपोर्टेंट हैं और नहीं वाला सवाल हमेशा टफ होता है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं वाले सवाल ही जो हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन की शपथ के पद का शपथ का जो उल्लेख वो है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य, इन सभी के पद की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। मैं सारी चीजें एक बार बोल रहा हूं जिससे अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो साफ, तो तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ का उल्लेख मिलता है, संघ के मंत्री की पद के शपथ का उल्लेख मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ का उल्लेख मिलता है, विधानसभा के सदस्य की। तो इन सभी की सदस्य शपथ का जो भी सदस्य हैं इनकी शपथ का उल्लेख तो तीसरी अनुसूची में है। यहां से ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल क्या है कि किसके पद की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में। तो याद रखिए, राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति की पद का शपथ का उल्लेख हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। अरे भाई ये क्या हो गया, राष्ट्रपति जैसे पद की शपथ का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति की पद की शपथ का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, इतने इतने बड़े जो पद हैं इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं। अरे भाई नहीं है तो फिर इनकी शपथ का उल्लेख कहां पर है, ये तो हमें बताइए। ये भी तो सवाल होता है ना, बनेगा कि कहां पर है फिर नहीं है, आप तो कह रहे हैं नहीं है। तो याद रखिए राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 69 में जो है इसकी पद की शपथ का उल्लेख है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में है। यहां याद रखिए जो राष्ट्रपति है उसे पद की शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो सीजीआई है उसे पद की शपथ राष्ट्रपति, भाई ये आपस में क्या करते हैं, बराबरी कर लेते हैं, कहते हैं भाई तुम हमें दिला दो हम तुम्हें दिला देंगे। कैसे याद रखेंगे, राष्ट्रपति शपथ किसे दिलाएगा, सीजीआई को दिलाएगा, सीजीआई शपथ किसको दिलाएगा, राष्ट्रपति को दिलाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है किस आर्टिकल में। तो याद रखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की पद की शपथ का उल्लेख यद्यपि तीसरी अनुसूची में नहीं है लेकिन संविधान में है, आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल 69 में है और आर्टिकल 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है। यहां याद रखना है प्रधानमंत्री पद की शपथ का उल्लेख, प्रधानमंत्री के पद के शपथ का उल्लेख
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नहीं मिलता है। नहीं मिलते होने का क्या मतलब है? क्या प्रधानमंत्री की पद की कोई शपथ नहीं होती? जी बिल्कुल। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या प्रधानमंत्री के पद की शपथ का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं, डायरेक्ट कहीं भी प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की पद की शपथ का उल्लेख है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की पद की शपथ का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री संसद सदस्य है और वो संसद सदस्य होने की ही शपथ लेता है, ना कि प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। तो याद रखिए, कथन काल में कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्या राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, आप कहेंगे नहीं भैया जी बिल्कुल नहीं है। हमने तो पढ़ा था, भैया ने बताया था कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की पद की शपथ का उल्लेख है। क्या राज्यपाल का है, क्या उपराष्ट्रपति का तीसरी अनुसूची में मिलता है, आप कहेंगे नहीं, ये भी भैया जी ने बताया था कि उपराष्ट्रपति का तो आर्टिकल 69 में है, जबकि राज्यपाल का क्या है, आर्टिकल 169 में है। और मैंने क्या बताया कि प्रधानमंत्री की शपथ का, प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी शपथ का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर नहीं है। प्रधानमंत्री संसद सदस्य होने की मात्र क्या करता है, शपथ लेता है। प्रधानमंत्री पद की अलग से कोई शपथ नहीं होती। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आए तो मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर समझ में आ रही होंगी तो भी मैं अपना बेस्ट करने का प्रयास करूंगा, और चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी तो कहाँ आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कहाँ मैं आपको चीजें नहीं समझा पा रहा, मैं एक बार जानने का प्रयास करूंगा। और जो भी चीजें आप बताएंगे, जो भी मेरे बड़े भाई छोटे भाई मुझे बताएंगे, मैं उन पर क्या करूंगा, सुधार करने का कार्य करूंगा। क्योंकि आप और मैं दोनों लर्नर हैं, तो जब मैं लर्नर हूं तो आप जो भी कमी आपको बताएंगे मैं उन्हें क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, उन्हें बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं हमेशा जो है चीजों को समझने पर फोकस करता हूं। भले ही 15 मिनट मेरे ज्यादा जाएं या आपके ज्यादा जाएं, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं भी सीधे लिख के आता, चाहता तो लिख लेता राज्यों के नाम पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, तीसरी में शपथ हैं, इनका नहीं है। मैं आपको क्यों डीपली समझा रहा हूं कि कभी भी आपको इसके बाद अनुसूचियां ना पढ़नी पड़े। आप जब 2 क्लास ले रहे होंगे, साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जब आप 2 क्लास ले रहे होंगे तो आप में एक विश्वास आना चाहिए, आप में लगना चाहिए कि हाँ, अनुसूची से अब कोई भी सवाल आया तो मैं अनुसूची का सवाल कर आऊंगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो अपर लेवल का हो, चाहे बेसिक लेवल का हो, चाहे मीडियम लेवल का हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे आशा करूंगा कि ये सारी चीजें आप बहुत ही ध्यान और पेशेंस से समझ रहे होंगे। पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं लगातार आपको टॉपिक वाइज पॉलिटी कराता रहूंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो मैं आशा करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम और आप फैमिली हैं और फैमिली जो है एक दूसरे का समर्थन करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार से मेरी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप नकारात्मक कमेंट करने से या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अपने मन में लाने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी अगर कर रहा है तो आप उसके लिए नकारात्मक कमेंट कभी ना करें। और मैं एक लर्नर होने के नाते आप सभी से ये अपील भी करूंगा, कभी भी किसी भी टीचर्स की जो है आप बुराई ना करें, उसे नकारात्मक फीडबैक ना दें। अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो बिल्कुल बताइए उसकी कमी को, वो अपनी कमी को बेस्ट करने का कार्य करेगा, कोई भी टीचर हो। लेकिन कभी भी नकारात्मक कमेंट करने से बचें। आपका एकमात्र उद्देश्य है बेस्ट एजुकेशन, और आपको जहां पर भी बेस्ट एजुकेशन मिलेगी आप वहां पर पढ़ेंगे, वहां पर आप उस फैमिली में सम्मिलित होंगे, उस फैमिली का आप समर्थन करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चीजों को पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और बाकी सभी चीजों से जो है बचे रहेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की, चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। इंपोर्टेंट है चौथी अनुसूची, लेकिन यहां से सिर्फ सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख देखिए, लेख जो है वो थोड़ा
आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज थोड़ा करना पड़ सकता है लेख में, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं बोल के कि चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। किसी भी राज्य में, सॉरी, किसी भी राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, ये किस अनुसूची में बताया गया है। तो आप कहेंगे भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। यहाँ आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, यूपी में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें भी हैं और लोकसभा की सीटें भी, ठीक है। और मैं आपसे यहाँ बताऊंगा आपको जो नोट आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए राज्यसभा की सीटों की बात करें यूपी में तो 31 हैं, कुछ आपको बता दे रहा हूं मैं, बिहार में 16 हैं, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी आपकी राज्यसभा की सीटें होंगी और जितनी भी लोकसभा की, तो राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें आपको याद करनी है। साथ ही साथ आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां विधानसभा की सीटें भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप फैक्चुअल चीजें याद कर रहे होंगे। यहाँ मैंने आपको बताया सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या भी यूपी में ही है, ठीक है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं, तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। अब यहाँ क्या सवाल बन सकता है कि अगर हमें राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन करना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। भाई हम जोड़ेंगे तो संविधान संशोधन करके, कुछ भी नया शामिल करना हो या कम करना हो, करना तो हमें संविधान संशोधन ही है। तो आपको बता दूं, अगर राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन करना है तो चौथी अनुसूची में संशोधन करना होगा। राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है तो पहली अनुसूची में करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। 5 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवी अनुसूची द मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए अनुसूचियां जो हैं सभी इंपोर्टेंट हैं आपके लिए, चाहे वो पांचवी हो, चाहे छठी हो, चाहे सातवीं अनुसूची हो। पांचवी में क्या है तो आपको मैं बता दूं, अनुसूचित जाति क्षेत्र प्लस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का जो लेख है वो कहां पर मिलता है, अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो भाई अनुसूचित जाति क्षेत्र क्या होता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, मैं आपको अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो जहां भी जनजातियां निवास करती हैं उस क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र कहा जाता है। तो पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। ओ भाई, तो अब अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए। आपसे निवेदन करूंगा मैं यहाँ पर कि आपसे अगर पूछे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या है तो आप साधारण शब्दों में तो कह देंगे कि अनुसूचित जाति क्षेत्र क्या है, जहां जनजातियां निवास करती हैं, उनके प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची। लेकिन अनुसूचित जाति क्षेत्र क्या होगा या किसे हम अनुसूचित जाति क्षेत्र कहेंगे, और अनुसूचित जाति क्षेत्र को घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। याद रखेंगे आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से या राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्यों, अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घोषित करना है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, अनुशंसा करता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की, और राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से चाहे तो अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करे
और नहीं चाहे तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं घोषित करे, यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ आप याद रखेंगे आर्टिकल 244 के तहत किस अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। जितनी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं आपको बहुत कम जगह पर डिटेल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें याद रखिए कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या है, जहां जनजाति निवास करती हैं। भाई क्यों हमने छठी पांचवी अनुसूची को जोड़ा है? जो जनजाति क्षेत्र है, जो जनजाति हैं, उनका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास हो, इसलिए ही हमने तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अलग बना दिया। उन्हें कुछ राइट ज्यादा दिए हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा स्पेशल जो योजनाएं हैं उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, पांचवी शेड्यूल को जोड़ा है। क्योंकि हमें उनका भी तो उत्थान करना है, सबका साथ सबका विकास, तो फिर हमें उनका भी उत्थान करना है, इसलिए हमने पांचवी अनुसूची को जोड़ा है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास को याद रखिए समेकित विकास कहते हैं। एक बार सवाल आया था समेकित विकास किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे समेकित विकास जो है वो सबका साथ सबका विकास कहलाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं छठी शेड्यूल को। मैं यही बता दूं क्योंकि पांचवी और छठी शेड्यूल जो है वो आपस में इंटरलिंक, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आशा करता हूँ दिख रहा होगा आपको ये सारी चीजें, क्योंकि मैं यहाँ अकेला ही हूँ। तो बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची किससे संबंधित है, इंपोर्टेंट है। तो आप कहेंगे जनजातीय प्रशासन से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। अरे भाई ये क्या हो गया, अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित तो पांचवी अनुसूची भी है, तो फिर हमने छठी अनुसूची को क्यों जोड़ा? हम इसे भी इसमें ही शामिल कर देते भाई। अंतर है, क्या अंतर है? पांचवी अनुसूची में राज्यों को स्पेसिफाई नहीं किया गया, राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि छठी अनुसूची में राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है कि किन किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो आप कहेंगे असम के राज्य की बात, असम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात हो रही है। आप कहेंगे मिजोरम के राज्य की बात हो रही है। आप कहेंगे मेघालय राज्य की जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है। आप कहेंगे त्रिपुरा। डेट मीन्स इन चार राज्यों की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का जो उल्लेख है वो छठी अनुसूची में मिलता है। तो पांचवी और छठी में क्या अंतर है? पांचवी में वही जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन तो है, लेकिन राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं है, किसी भी स्पेशल राज्य का नाम नहीं लिया। जबकि छठी में क्या करा, उन्होंने राज्यों के नाम भी बता दिए, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये चार राज्य जो हैं वो छठी अनुसूची में आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा छठी अनुसूची में जो प्रशासन का उल्लेख मिलता है, जनजातीय प्रशासन का उल्लेख, वो कौन कौन से राज्यों में है? ये पहला सवाल तो ये कि कौन कौन से राज्यों में, तो आप बताएंगे असम में है भाई, मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है। किस में नहीं है? तो इन चार को छोड़कर बाकी में नहीं मिलता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कोई भी राज्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ याद रखिए, करंट से रिलेट करते हुए मैं आपको बता दूं, लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसे लगातार छठी अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है। देखिए छठी अनुसूची में जोड़ा गया हो या पांचवी अनुसूची में, इन राज्यों को कुछ स्पेशल जो है वो राइट प्राप्त होते हैं। इन्हें बजट का जब एलोकेशन किया जाता है तो इन राज्यों को ज्यादा बजट केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, इन्हें सुविधाएं ज्यादा प्रदान की जाती हैं। तो कोई भी राज्य जो है वो अनुसूची में सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन वर्तमान में जो है वो लद्दाख की बात चल रही है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है सातवीं अनुसूची है। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे संघ सूची के विषय का उल्लेख मिलता है, राज्य सूची के विषय का उल्लेख मिलता है और समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख जो है वो हमारे सातवीं अनुसूची में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ?
देखिए जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कुछ विषय दिए गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार अगर संघ सूची में है तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कितने विषय कुल सम्मिलित हैं? तो आप कहेंगे भाई 100 जो है वो कुल विषय जो है वो संघ सूची में सम्मिलित है। बात करता हूं राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची में आप याद रखेंगे 61 विषय सम्मिलित हैं और संवर्ती सूची में जो है वो 52 विषय सम्मिलित हैं। याद रखिए जो डाटा आपको मिला है कहीं कहीं आपको इसमें मिसप्रिंट मिलेगा, यहाँ 97 मिलेंगे, यहाँ 66 मिलेंगे, यहाँ 47 मिलेंगे। तो ये जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है ये राइट डाटा है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है 100 की जगह 97 आपको मिलता है तो वहां 97 आप लगाकर आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अब कानून कौन किस पर बनाएगा? अगर संघ सूची की बात करें तो यहाँ कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। संघ सूची पर कानून कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? भाई राज्य सरकार बनाएगी। नाम से ही दिख रहा है ना, संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार। एग्जाम्पल में ले रहे हैं तो परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु विभाग हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया। राज्य सरकार की बात करें तो पुलिस, 61 विषय शामिल हैं। और राज्य अगर सूची पर विषय बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगी, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। साथ ही साथ संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो दोनों को प्राप्त है। दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। अगर एग्जाम्पल में लेंगे तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं शिक्षा जो है, कई बार सवाल पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, किस सूची का, तो आप क्या कहेंगे? भाई शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। डेट मीन्स कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। परमाणु विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट, डेट मीन्स संघ सूची में है, कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में पुलिस है, कानून राज्य सरकार बनाएगी। और संवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। या याद रखिए अगर संवर्ती सूची की बात करें और मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, ए विषय पर कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, तो यहाँ जो कानून बनाया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा साधारण रूप में। लेकिन याद रखेंगे अगर ए विषय पर कानून स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया और उसने प्रेसिडेंट से अनुमति भी ले ली है, पहले ही प्रेसिडेंट से पूर्व हस्ताक्षर करा लिए, प्रेसिडेंट के भी हस्ताक्षर करा लिए हैं, और उसके बाद यही विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो बनाया गया कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मान्य होगा, क्योंकि उसने पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली थी। तो अभी तक हमने 7 अनुसूचियां पढ़ी। कौन क्या क्या था एक बार हम रिवीजन करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया पहली अनुसूची राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची मैंने बताया वेतन तथा भत्तों से संबंधित है। संघ के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। तीसरी अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि पद की शपथ का उल्लेख है। किन किन की है? तो लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। साथ ही साथ किन की पद की शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री की पद की शपथ का उल्लेख पूरे संविधान में नहीं है और तीसरी अनुसूची में नहीं है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की पद की शपथ का उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। चौथी अनुसूची हमने राज्यसभा की सीटों के बारे में जाना कि किसी भी राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, उसका वर्णन जो है वो चौथी अनुसूची में है। उसके बाद हमने 5वीं अनुसूची पर चर्चा की थी। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। क्या होता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र? मैंने आपको बताया जहां भी जनजातियां निवास करती हैं उस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहते हैं। उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमने 5वीं अनुसूची में कुछ उन्हें स्पेशल राइट्स प्रदान किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था जनजातीय क्षेत्र अगर घोषित करना है तो कौन करेगा? तो याद रखिए किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र अगर घोषित करना है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 244 के तहत
राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऐसा नहीं कि स्वयं की अनुशंसा, राज्यपाल अगर अनुशंसा करेगा कि भाई इस क्षेत्र को क्या है, ये क्षेत्र है, इसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कीजिए, तो राष्ट्रपति चाहे तो इसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करे, न चाहे तो ना करे, लेकिन अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि छठी अनुसूची जो है वो जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ मैंने पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में आपको अंतर भी बताया था कि पांचवी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है उसमें राज्यों के नाम का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम का विशेष तौर पर उल्लेख मिलता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों का उल्लेख छठी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। वर्तमान में मैंने आपको बताया कि लद्दाख राज्य को भी छठी अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है। अगर गवर्नमेंट आगे करेगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ ही साथ सातवीं अनुसूची की हमने चर्चा की थी कि केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जितने भी विषय सम्मिलित हैं उनसे संबंधित है सातवीं अनुसूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि संवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं। संघ सूची पर कानून बनाएगी तो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में कानून बनाएगी तो राज्य सरकार बनाएगी, और संवर्ती सूची में जो कानून बनाएंगे वो दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है तो केंद्र का मान्य होगा। लेकिन अगर राज्य ने कहीं कानून बनाने से पहले, जैसे राज्य ने कानून बना लिया, उसके पहले ही बाद में प्रेसिडेंट से भी अनुमति ले ली, उसके बाद केंद्र ने कानून बनाया, तो राज्य का बनाया वो कानून जो होगा मान्य होगा। हमने यहीं तक जो है इस क्लास में बात की थी। तो मैंने इस क्लास में आपको अनुसूची 1 से लेकर 7 तक आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे अनुसूची 8 के बारे में, 9 के बारे में, 10 के बारे में, 11 के बारे में और अनुसूची 12 के बारे में। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो मैं ये जो अनुसूची शेष रह गई हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप वीडियो को पूरी देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला दूं, अनुसूची से कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसे कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको मिले। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ हमारे बैच जो करंट बैच ICR के लिए चलाया जा रहा है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेटर गुरु को भी ज्वाइन करें, क्लास PDF अगर आप चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर ICR एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है, डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से और हमारे डाउट गुरु के माध्यम से भी आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।